हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़ों का विलय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए आज हम इसके बारे में देखते हैं। इसको रीड करते हैं। ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। जो ब्रिटिश इंडिया था वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड था, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। पहला क्या था? ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे, प्रांत थे, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, जो राजे रजवाड़े होते थे वो। द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस थे वो डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब अंग्रेजी सरकार जो थी वो डायरेक्टली उसको कंट्रोल करती थी। वहीं ऑन द अदर हैंड several लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स। वहीं बहुत सारे छोटे बड़े भी स्टेट्स थे जो प्रिंसेस मतलब राजा हैंडल करते थे, जिनके ऊपर रूल करते थे, उनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। अब राजा इस पे रूल तो करते थे, मतलब उसको संभालते थे, शासन करते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहकर ही, अंडर रहकर ही अपने घरेलू मुकदमों को देखते थे। अब प्रॉब्लम क्या थी? जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस से कुछ समय पहले इट वॉज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश that with the end of their rule over India, paramountcy of British crown over princely states would also lapse। अब प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही ब्रिटिश भारत को छोड़ेंगे, मतलब कि भारत को आज़ादी मिलेगी, वैसे ही रजवाड़ों जो थे वो चाहें तो वो आज़ाद हो सकते हैं। मतलब कि जैसे ही अंग्रेज़ों ने ऐलान किया कि ब्रिटिश के अंडर आने वाले सभी रजवाड़े भारत की आज़ादी के साथ ही उनको भी आज़ादी मिल जाएगी। अब द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दीज स्टेट्स वर फ्री टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ़ दे वांट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर वो चाहें तो वो भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अगर वो चाहें तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, मतलब ना भारत में वो मिले और ना ही पाकिस्तान में, वो अपना इंडिपेंडेंटली अपनी एक इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। दिस वॉज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि ऐसे तो अगर इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स अगर अलग अलग रहने लग जाएँ, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एट दैट टाइम देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। अब उस समय 1947 के टाइम पे इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब अगर ये 565 प्रिंसली स्टेट्स बोल देते कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो फिर इंडिया में कितने पार्ट्स हो जाते हैं इंडिया के, कितना डिवीज़न हो जाता है इंडिया का। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी। The problem started very soon. Ruler of Travancore announced that the state had decided on independence। अब प्रॉब्लम वैसे ही शुरू हो गई कि त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने बोल दिया कि वो इंडिपेंडेंस चाहिए उनको, मतलब वो आज़ाद रहना चाहते हैं, वो किसी एक में मिलना नहीं चाहते। अब द निज़ाम ऑफ हैदराबाद मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे। अब हैदराबाद के निज़ाम ने भी सेम अनाउंसमेंट कर दी कि वो भी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। नवाब ऑफ भोपाल वर एवर्स टू जॉइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो भोपाल के नवाब थे उन्होंने संविधान सभा में क्या किया? भोपाल के नवाब ने संविधान सभा में जाने से मना कर दिया। जो संविधान सभा की बैठक होती थी उसमें शामिल होना ही नहीं चाहते थे वो। अब दिस रिस्पॉन्स फ्रॉम द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मेंट दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी दैट इंडिया वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल कंट्रीज़। अब ऐसे रूलर्स से, जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे, उनका अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स रहा तो ये एक आशंका थी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद शायद कहीं ऐसा ना हो कि भारत बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाए, भारत के कहीं और भी ज़्यादा छोटे टुकड़े ना हो जाए। तो ये एक प्रॉब्लम थी। अब गवर्नमेंट अप्रोच, इसमें सरकार का नज़रिया क्या था?
The interim government took a firm stance against the possible division of India into small principalities of different size. देश के अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने से, मतलब देश को अलग अलग भागों में विभाजित हो जाने की आशंका, सरकार को शंका थी कि ऐसा ना हो कि कहीं भारत बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार थी, उसने एक कड़ा रुख अपना लिया। The Muslim League opposed the Indian National Congress and took the view that the states should be free to adopt any codes they like. अब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का विरोध किया और उन्होंने क्या कहा मुस्लिम लीग ने कि स्टेट्स जो हैं, राज्य जो हैं, वो फ्री हैं, आज़ाद हैं कि वो कोई भी अपना मार्ग चुन सकते हैं। मतलब अगर वो चाहें तो वो इंडिया में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो, या तो अपना एक अलग से सेपरेट रहें, इंडिपेंडेंट रहें, ये मुस्लिम लीग ने कहा। Sardar Patel played a historic role in negotiating with the rulers of princely states, formally but diplomatically, and bringing most of them into the Indian Union. अब इसी बीच सरदार पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिक रोल प्ले किया। मतलब उनका कदम बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक भूमिका उन्होंने निभाई। उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे उन सब के साथ बात की, उनको अच्छे से समझाया। उसके बाद उनके अंदर इतनी अच्छे गुण थे सरदार पटेल के अंदर कि उन्होंने इतने अच्छे से प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को समझाया और उन सबको, उनमें से कई राजाओं को इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए मना लिया। There were 26 small states in today's Odisha, Saurashtra region of Gujarat, and 14 big states and 119 small states. अब उड़ीसा में, जो आज का उड़ीसा है, उस टाइम उसमें 26 छोटे छोटे स्टेट्स थे। सौराष्ट्र, जो गुजरात में सौराष्ट्र है, उसमें 14 बड़े और 119 छोटे छोटे स्टेट्स थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी, अगर नहीं मिलाते, भारत को एक नहीं करते और ऐसी प्रिंसली स्टेट्स में छोड़ देते तो भारत के कितने टुकड़े हो जाते, कितना डिवीज़न हो जाता इंडिया का। A people of most of the princely states clearly wanted to become पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। अब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के लोग शामिल होना चाहते थे भारतीय संघ में, भारत में मिलना चाहते थे। द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनमी टू सम रीजन्स। द आइडिया वॉज टू अकोमोडेट प्लुरैलिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ द रीजन्स। अब गवर्नमेंट ने भी, मतलब सरकार ने भी लचीला रुख अपनाया और वो कुछ से क्षेत्रों को, मतलब कुछ पार्ट्स को स्वायत्ता प्रदान करने को भी तैयार थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर को भी कुछ मिली थी। बिफोर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले peaceful negotiations has brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union. अब 15 अगस्त से पहले शांतिपूर्ण समझौते हो चुके थे और बहुत सारे राज्य जिनकी सीमाएं भारत से लग रही थी वो तैयार थे भारत संघ में, मतलब इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अब ये क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। The rulers of most of the states signed a document called Instrument of Accession. बहुत सारे रजवाड़ों ने एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, विच meant that their state agreed to become a part of Indian Union of India. मतलब जब रजवाड़े रूलर्स स्टेट्स के भारत में शामिल होने को तैयार थे इंडियन यूनियन में, तो उन्हें एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना था। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये कई बार पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है। तो इसका क्या होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जब रूलर्स इंडियन यूनियन में शामिल होना चाहते थे तब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे, उस डॉक्यूमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। Accession of the princely states of Junagadh, Hyderabad, Manipur, Kashmir proved more difficulty than the rest. अब कुछ तो ईजिली हो गए साइन, अब कुछ राज्य ऐसे थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आई, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, कश्मीर, इन सब जगहों पे। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आप हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट लेक्चर हैदराबाद में पढ़ने के बारे में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम हैदराबाद को डिस्कस करेंगे, हैदराबाद के निज़ाम्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे हैदराबाद भारतीय संघ में, इंडियन यूनियन में शामिल हुआ, हम वो पढ़ेंगे। ओके, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप किसी लेक्चर, किसी स्पेसिफिक टॉपिक से वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।